ईरानी लोग अब शासन को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। डरावनी धमकियों, क्रूर दमन और सनकी सुरक्षा बलों के गोली मारने के आदेशों के बावजूद ईरानी लोग सड़कों पर उमड़ पड़े और प्राचीन अग्नि उत्सव मनाया। गिरते हुए शासन के लिए ये एक डरावनी स्थिति है, क्योंकि उसे चिंता है कि यह देशव्यापी उत्सव गुप्त रूप से एक विशाल अजेय क्रांति की चिंगारी बन सकता है। इसी कारण युद्ध शुरू होने के बाद से शासन रोजाना ईरानियों को वही संदेश भेज रहा है। अगर आप सड़कों पर उतरते हैं तो झटका जनवरी की घटना से भी बड़ा होगा, जब शासन ने विरोध पर दसियों हजार लोगों को मार दिया था। शासन नहीं चाहता कि जनवरी जैसी घटना फिर हो, जब लाखों ने शासन परिवर्तन मांगा था। इसलिए IRGC और बसीज बलों ने देश भर में सुरक्षा चौकियां बनाई हैं। असल में एक ईरानी महिला ने BBC को बताया कि वह रंगीन कपड़े पहनने से डरती है, क्योंकि इससे सुरक्षा कर्मियों को गुस्सा आ सकता है। शासन इतना डरा हुआ है, वे नहीं चाहते कि लोग चमकीले रंग पहने। और बीती रात शासन के नजरिए से सबसे खतरनाक रातों में से एक थी। ये शहर शबान शुरी था, जो ईरान में आग का त्योहार है। ये एक पुरानी फारसी परंपरा है जिसमें ईरानी लोग सड़कों पर उतरते हैं, नाचते हैं, नारे लगाते हैं और जश्न मनाते हैं। शासन अडिग था, किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्हें डर था कि यह जश्न किसी बड़ी चीज में बदल सकता है, जैसा कि जनवरी में हुआ था। अगर आपको याद हो, जनवरी के विरोध शासन परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम में भ्रष्टाचार से हो रहे आर्थिक संकट के कारण हुए थे। लेकिन जल्दी ही ये राष्ट्रव्यापी क्रांति में बदल गया, जो शासन बदलना चाहती थी। यही चीज इस्लामी शासन नहीं चाहता। इसी वजह से वे पहले ही चेतावनी दे रहे थे कि सड़कों पर मत निकलो। फिर भी लोग बाहर निकल गए। देखिए, ये पूरे देश में हुआ और असल में तेहरान में हमने जनवरी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी भीड़ देखी। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ईरान से अब ज़्यादा वीडियो फुटेज नहीं मिल रही है, क्योंकि इंटरनेट पर पाबंदियाँ हाल ही में बहुत सख्त हो गई है। सरकार बिना फिल्टर इंटरनेट बेचने वालों पर भी सख्ती कर रही है, क्योंकि यह जोखिम भरा है। साथ ही यह महंगी सेवा तकनीकी रूप से माहिर युवा ईरानी दे रहे हैं। इस सख्ती के कारण ईरान में लोग बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम वीडियो नहीं देख सकते और जानकारी भी सीमित है। हम जो देख रहे हैं वो चिंताजनक है। कल रात तेहरान के मुख्य चौक पर सुरक्षा बलों और जश्न मना रहे नागरिकों में झड़पें हुईं और गोलियों की आवाज़ भी आई। सुनिए। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। इस क्लिप में रिकॉर्डिंग करने वाला कहता है, मुझे लगता है वे किसी पर गोली चला रहे हैं और बैकग्राउंड में गोलियों की आवाज आती है। यही वह चीज है जिसकी सुरक्षा बल अब तक चेतावनी देते रहे। ईरानी पुलिस प्रमुख युद्ध शुरू होने के बाद हर रात सरकारी टीवी पर आकर लोगों को बताते हैं कि सुरक्षा बल ट्रिगर पर हैं, यानी गोली चलाने से नहीं डरते। अब खासकर ईरान के बाहर के लोगों के लिए ये उम्मीद थी कि यह आग का त्योहार जनवरी में जो हुआ था उसी तरह एक नए विरोध आंदोलन के पहले दिन में बदल सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हम देख रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, खासकर अभी नहीं, क्योंकि सुरक्षा बलों की देश पर पकड़ बहुत मजबूत है। लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बहुत डरते हैं। लेकिन यह तथ्य कि वे तमाम धमकियों, चेक पॉइंट्स और टेक्स्ट मैसेजेस के बावजूद बाहर निकले हमें कुछ बताता है। अगर विरोध शुरू होता है तो हम आपको पहले अपडेट करेंगे, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करें। हम देख रहे हैं कि इजरायली ड्रोन बल शासन के सदस्यों और खास तौर पर सड़कों पर सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं।
इसी कारण सुरक्षा बल कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन स्थिति सोशल मीडिया पर जितनी बताई जा रही है उतनी गंभीर नहीं है। हमने कुछ वीडियो क्लिप्स देखी है जिनमें ड्रोन सड़कों पर सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं जब वे चेक पॉइंट्स लगाते हैं, और इसी वजह से कुछ चेक पॉइंट्स पुलों के नीचे शिफ्ट कर दिए गए हैं ताकि इन हमलों से बचा जा सके। कुछ लोग सड़कों पर ही सो रहे हैं, वे ड्रोन की आवाज़ सुनते ही भाग जाते हैं। लेकिन याद रखें, बसीज फोर्स में करीब 3 से 6 लाख लोग हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन इजरायली ड्रोन हमलों में मारे जा रहे 2 से 4 सुरक्षा बलों की मौत कोई फर्क नहीं डालती, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ईरान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बहुत बड़ी है, और इसका मतलब है कि ईरानी लोग सही भी है, सड़कों पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद विरोध शुरू करने से डरते हैं। कल हमने अली लाराजानी की हत्या की खबर दी थी, जो ईरान के असली नेता थे। जब मैंने वह वीडियो बनाया, उसके बाद उनके नेता की मौत के बाद ईरानी सरकार से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई। अब सुनिए ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा। अली हाशिम ने ईरान के विदेश मंत्री का विशेष साक्षात्कार किया। अब्बास अराक्ची ने कहा कि उनके देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की हत्या से ईरानी सरकार पीछे नहीं हटेगी। मुझे नहीं समझ आता कि अमेरिकी और इजरायली अब तक ये क्यों नहीं समझे। ईरान के इस्लामी गणराज्य की एक मजबूत राजनीतिक संरचना है जिसमें स्थापित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं हैं। किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से इस संरचना पर कोई असर नहीं पड़ता। बेशक व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं और हर इंसान अपनी भूमिका निभाता है, कुछ बेहतर, कुछ खराब, कुछ कम। लेकिन जो बात मायने रखती है वो ये है कि ईरान में राजनीतिक व्यवस्था एक बहुत मजबूत संरचना है। अब भले ही ईरानी विदेश मंत्री इसे मानने को तैयार ना हो, लेकिन हत्या का ईरान के अंदर कुछ हद तक असर हो रहा है। इसका प्रभाव शीर्ष नेतृत्व पर पड़ रहा है। हमें कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स मिल रही है। जरूरी है बताना कि सिर्फ ईरान ही नहीं, शासन विरोधी लोग भी गलत जानकारी फैला रहे हैं। हम इस नजरिए से भी सतर्क रहना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति विदेशी नेताओं, जिनमें तुर्की और रूस के नेता भी शामिल हैं, से कह रहे हैं कि उनके पास ईरान के अंदर कोई अधिकार नहीं है। वह मूल रूप से कह रहे हैं कि उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, सिस्टम पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं कि अगर उन्हें हटा भी दिया जाए तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि उनके पास असल में कोई शक्ति नहीं है। यह बात पहले भी कही गई थी। असल में उनके पास मौजूदा सिस्टम में ज्यादा ताकत नहीं है। ये हमें युद्ध शुरू होने या पिछले साल के 12 दिन के युद्ध से भी पहले पता था। यह व्यक्ति ईरान के राष्ट्रपति शासन में एक उदारवादी माने जाते थे, जो कि सब कुछ शुरू होने से पहले से ही सबको पता था। क्योंकि मैं जानता हूं कि हम इस मीडिया अभियान को देख रहे हैं जो हमें मूल रूप से यह बता रहा है कि जिसे भी मार दिया जाता है वह एक उदारवादी है। ज्यादातर मामलों में यह सच नहीं होता है। ये एक तरह का टैग है जो मीडिया बहुत से ईरानी नेताओं पर उनकी हत्या के बाद लगाने की कोशिश करता है, लेकिन राष्ट्रपति वास्तव में शासन के उदारवादियों में से एक है। और आपको पता है, इसी वजह से हमने देखा कि अमेरिकी विदेश विभाग ने एक तरह की वांटेड लिस्ट जारी की, जिसमें वे किसी भी ईरानी नेता के बारे में जानकारी देने वाले को $10 मिलियन देने की पेशकश कर रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति वांटेड लिस्ट में नहीं थे क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग उन्हें ऑपरेशन का लक्ष्य नहीं मानता। मेरा अंदाजा है कि इजराइल भी उनके पीछे नहीं जाएगा। अगर हमें ये पता है तो ईरानी नेताओं को भी जरूर पता होगा, और यही वजह है कि भले ही वो राष्ट्रपति हैं, चुने हुए राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनके पास उतनी ताकत नहीं है। और अब आखिरकार हमारे पास सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर का एक संदेश, एक अपडेट है। वो आमतौर पर हर कुछ दिनों में ये अपडेट देते हैं और हम आमतौर पर आपको पूरा दिखाते हैं। मुझे लगता है कि आज हम एक दिन लेट हैं। ये एक दिन पहले ही आया था या कुछ ऐसा ही, लेकिन यहाँ उनका पूरा अपडेट है। नमस्ते, मैं एडमिरल ब्रैड कूपर, यूएस सेंट्रल कमांड का कमांडर हूँ और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का अपडेट देने आया हूँ। सबसे पहले मैं हमारे उन वीर योद्धाओं को याद करना और सम्मान देना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले हफ्ते KC-1613 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की घटना में अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी। हम उनकी यादों को, उनके परिवारों को, उनके दोस्तों को और उनके साथियों को अपनी दुआओं में रखते हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण हमारा संकल्प मजबूत करता है। 16 दिनों से हमने ईरान में गहराई तक जबरदस्त गोलाबारी पहुंचाई है।
पिछले शुक्रवार अमेरिकी बलों ने कर्ग द्वीप पर बड़े पैमाने पर सटीक हमला कर 90 से अधिक ईरानी सैन्य ठिकानों, बारूदी सुरंगों, मिसाइल भंडारण बंकर और अन्य सैन्य ढांचों को नष्ट किया। अब तक हमारी वायुसेना, नौसेना और मरीन कॉर्प्स के पायलटों ने 6000 से अधिक युद्ध उड़ानें भरी हैं, जो अमेरिका की संयुक्त सेना की अद्वितीय क्षमता को दर्शाता है, क्योंकि हम ईरानी आसमान में अपनी वायु श्रेष्ठता बनाए हुए हैं। हम अपने सैन्य उद्देश्यों पर केंद्रित रहना जारी रखते हैं। ये स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और इनमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और नौसैनिक खतरों का सफाया करना शामिल है। लॉन्चरों पर हमला करके और मिसाइलों और ड्रोनों को रोककर बचाव करना एक बात है, लेकिन इनके व्यापक निर्माण तंत्र को खत्म करना दूसरी बात है, और हम आज यही कर रहे हैं। हमने सिद्धांत में बात की थी, हकीकत में ये ऐसा है। मैं आपको पहली बार कुछ उदाहरण दिखाता हूं कि हम कैसे ईरान के रक्षा औद्योगिक आधार को खत्म कर रहे हैं, ताकि भविष्य में क्षेत्रीय खतरे रोके जा सकें। ये एक मार्च की फोटो है जो हर्मुज जलदमरू मध्य के पास नौसैनिक ड्रोन भंडारण सुविधा दिखाती है। ये वही जगह है 8 दिन बाद पूरी तरह बर्बाद हो गई। अगला, यहाँ 5 मार्च को तेहरान में एक अटैक ड्रोन उत्पादन फैक्ट्री की ली गई फोटो है। ये वही फैक्ट्री है 6 दिन बाद जब उस पर अमेरिकी हवाई हमले हुए थे। ये पिछले महीने ली गई तस्वीर में यज़दी सैन डिपो है। ये 8 इमारतें IRGC मिसाइल कमांड की हैं और हल्के भारी टॉर्पीडो बनाने में इस्तेमाल होती हैं। अब यही सैन्य डिपो पिछले हफ्ते की तस्वीर में है, या उसमें जो बचा है। अमेरिका और उसके साझेदारों के हमले वही कर रहे हैं जो उनका मकसद है, साफ सैन्य लक्ष्यों पर, ताकि ईरान की अमेरिकियों और पड़ोसियों के खिलाफ ताकत दिखाने की क्षमता खत्म हो सके। हम हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य से व्यापार के मुक्त प्रवाह के लिए ईरान की दशकों पुरानी धमकी खत्म करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। हवाई, ज़मीनी और समुद्री ताकत से हमने 100 से ज़्यादा ईरानी नौसैनिक जहाज़ नष्ट किए हैं और हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य और उसके आसपास नौवहन की स्वतंत्रता को धमकी देने की ईरान की क्षमता तेजी से कम करते रहेंगे। हमारी प्रगति लगातार बनी हुई है और हम दुश्मन के खिलाफ सतर्क बने हुए हैं। अब ईरान के बारे में कुछ बातें। पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने ओमान, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की, अजरबैजान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इराक, कुवैत और बहरीन पर हमले किए हैं। इनमें से हर देश में वे जानबूझकर निर्दोष नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा 300 से अधिक बार किया है, जो आतंक के वैश्विक सरगना के रूप में उनकी असली फितरत को दिखाता है। हाल ही में ईरानी शासन ने तेल अवीव के नागरिक क्षेत्रों पर क्लस्टर बमों से गैर जिम्मेदाराना हमला किया, जो स्वाभाविक रूप से अंधाधुंध हथियार हैं। हम इस आक्रामकता की निंदा में क्षेत्र के अन्य देशों के साथ हैं और अपनी रक्षा मजबूत करने में साझेदारों के साथ खड़े हैं। संक्षेप में मैं फिर दोहराऊंगा, ईरान की क्षमताएं घट रही हैं, जबकि हमारी क्षमताएं और फायदे बढ़ रहे हैं। और अंत में मैं उन असाधारण 50,000 अमेरिकियों के बारे में बात करना चाहूँगा जो इस महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम देने के लिए पूरे क्षेत्र में तैनात हैं। मैं मानता हूं कि हमारी हर सफलता की शुरुआत और अंत हमारे लोगों से होती है। आज मैं गुमनाम नायकों को सम्मानित करना चाहता हूं, जो अमेरिकी संयुक्त सेना को 24 गुणा 7 इस शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं। स्पष्ट रूप से कहूं तो धरती पर कोई और सेना ऐसी लॉजिस्टिक्स नहीं करती जैसी अमेरिकी सेना करती है, और आज हमारी टीम अपने सर्वोच्च स्तर पर है। वे हजारों मील लंबे वितरण नेटवर्क का प्रबंधन कर रहे हैं, जिससे गोला बारूद, ईंधन और आपूर्ति समय पर अग्रिम पंक्ति के सैनिकों तक पहुंच सके। सभी सपोर्ट स्टाफ और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञों को धन्यवाद। ऐसे ही अच्छा काम करें, और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की पूरी टीम को लगातार आगे बढ़ते रहो, डटे रहो, जीत के लिए लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान तुम्हें सफलता दे।